नमस्ते केपी जी, मैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। अभी अ, वर्तमान में मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मैं बाद में हूँ, उससे पहले मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। बहुत कुछ सीखा और बचपन से ही मेरा साहित्य की तरफ रुझान हुआ। फिर मैं दोस्तों जय हो करम की मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। आप सबको मालूम है कुछ अलग लेके आते हैं वहीं आज मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर नेगी सिंह जी के साथ हूं और हम लोग बात करेंगे आज उनके इतिहास को लेकर और बात करेंगे, हम लोग जानेंगे उनको कि लिखने का काफी शौक है और साहित्यकार भी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नमस्ते उनका केपी जी, मैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी। अभी अ, वर्तमान में मैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी पिछली जो सरकार ने आदेश जारी किया उसमें यद्यपि मेरा जो पदस्थापन है वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के पद पे सर हुआ एक है। चीज बताएं, आप सवाई माधोपुर रहे और आपका यहाँ कार्यकाल कैसा रहा? आपको यहाँ के लोग और यहाँ का जो सेवा है सवाई कैसी लगी? माधोपुर जब मैंने ज्वाइन किया 7 जनवरी 2021 को, उससे पहले मैं कभी माधोपुर के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ना मेरा यहाँ कभी इस क्षेत्र में पदस्थापन हुआ। तो आने से पहले ये ज़रूर था कि ज़िला कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह के लोग होंगे, हम वहाँ फिट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज जब मैं यहाँ से 31 महीने का मेरा यहाँ कार्यकाल रहा, आज जब मैं दूसरे ज़िले में पदस्थापित होकर जा रहा हूँ, तो मैं बेबाकी से ये कहना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर ज़िला अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत ज़िला है। न केवल इसलिए कि यहाँ बाघों की नगरी के लिए ये इसको जाना जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी का यहाँ स्थान है, उनकी कृपा है, बल्कि यहाँ के जो आम आवाम है, जो लोग हैं, उनका बहुत अच्छा स्नेह है। वो इस तरह का स्नेह देते हैं, इस तरह का उनका वो रिस्पेक्ट देने का तरीका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने घर से अन्यत्र जा रहा हूँ। यद्यपि मैं टोंक जा रहा हूँ, टोंक भी मैं मेरी सेवा काल का सर्वाधिक जो कार्यकाल गुजरा है वो टोंक जिले में ही मैंने अलग अलग उपखंडों में, अलग अलग क्षेत्र में मैंने अलग अलग रूप में काम किया। तो मैं ये कहिए कि एक घर से दूसरे घर में मैं जा रहा हूँ। यहाँ इस माधोपुर की पावन धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैं हमेशा ये भी कहा करता हूँ अपने लोगों से, या जब भी कर्मचारी अधिकारी मिलते हैं, कि हम जहाँ भी काम करते हैं, किसी भी स्थिति में हम हों, किसी भी पद पर हों, तो वो ज़मीन का एक कर्जा होता है। और वो कर्जा मेरे ऊपर भी सवाई माधोपुर ज़मीन का है, इस धरती का है। बहुत कुछ मुझे यहाँ दिया लोगों ने मान सम्मान दिया, और त्रिनेत्र गणेश जी का बहुत आशीर्वाद रहा। मैं इस पावन धरती को हमेशा याद रखूंगा। साहित्य की बात और इस करें तो साहित्य में भी आपकी काफी चर्चाएं रही हैं और आपने जब ज्वाइन किया था, जब एक कार्यक्रम कराया था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम देखिए, कराया था मैं एक। आज ठीक है, मैं बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी में काम कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मैं बाद में हूँ, उससे पहले मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य से मुझे बहुत पुराना मेरा लगाव है। मैं जब बचपन में छठी 7वीं कक्षा में था, तब से मैंने साहित्य विधा की तरफ मेरा झुकाव हुआ है। अनेक तरह की जो अनेक लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं को मैंने पढ़ा, चाहे वो साहित्यिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक हों, चाहे धार्मिक हों। तो मैंने कक्षा 7वीं में ही पद्म पुराण पूरा पढ़ लिया था। कक्षा 7वीं में बाबू देवकीनंदन खत्री की का उपन्यास संग्रह है, पूरे की उसकी सीरीज है चंद्रकांता संतति, वो मैंने पढ़ा। जयशंकर प्रसाद को मैंने पढ़ा है, महादेवी वर्मा को मैंने पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद मेरे पसंदीदा लेखक हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को मैंने पढ़ा। तो ये जो बचपन में मैंने इनको पढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे साहित्य की ओर मुड़ना चाहिए। और चूंकि मैं पहाड़ों से आता हूँ, मेरा जो मूल जो स्थान है, मैं उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है। और वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ की जो घाटियाँ हैं, जो ऊंचे ऊंचे चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, जंगल हैं, तो वो हमेशा इंसान को बहुत कुछ देते हैं। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, और बचपन से ही मेरा साहित्य की तरफ रुझान हुआ। फिर जब मैं गुलाबी नगरी में आया राजस्थान में, जब मैंने यहाँ हायर सेकेंडरी में एडमिशन लिया, और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पीजी किया, एमफिल किया, फिर मैंने वहाँ से डॉक्टरेट किया। लेकिन मेरे जो लाइब्रेरी में जब मैं जाता था राजस्थान यूनिवर्सिटी की, तो मेरी जो ज़्यादातर जो किताबें मैंने इशू कराई हैं, वो हिंदी साहित्य की किताबें मैं ज़्यादा वहाँ पढ़ता था। मेरा एक शौक़ है, और मैं ये मान कर चलता हूँ कि एक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी
प्रोफेशन में है, किसी भी काम में कर रहा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक रचनाकार छिपा होता है। और जब वो रचनाकार उससे विलग हो जाता है यानी अलग हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति को भूल जाता है और उसके ऊपर कई तरह के दबाव, कई तरह की मानसिक प्रताड़नाएं उसके ऊपर आती हैं। तो व्यक्ति को अपना जीवन कर्म करते हुए, अपना रोजी रोटी के लिए जो काम कर रहा है उसे करते हुए, उसे अपनी जो एक रचना धर्मिता है, उस रचना धर्मिता को उसको साथ लेना चाहिए। आज मुझे जो भी, कहीं भी मैं रहा हूँ, राजस्थान के किसी भी कोने में मैंने काम किया है, किसी भी परिस्थिति में मैंने काम किया है, तो मुझे हमेशा लोगों का स्नेह मिला है, सम्मान मिला है। और उसके सबसे बड़ा श्रेय वो इसलिए नहीं मिला कि मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ या मैं किसी पद पर बैठा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो साहित्य का जो रुझान है, साहित्य की जो रचना धर्मिता है, जो संवेदनशीलता है, उसकी बदौलत मुझे लोगों का भरपूर स्नेह मिलता है और लोगों का प्यार मिलता है। हमारी जो रचनाएं होती हैं, वो रचनाएं, हमारे जो पात्र होते हैं, उन पात्रों से हम एक दिन में कई कई बार मिलते हैं। कई कई तरह के लोग हमारे पास में अपनी समस्याएं लेके आते हैं। तो ये जो पूरा जो एक कवायद है, या जो, या आप ये कहिए कि जो एक पूरी जर्नी है अब तक की, उसमें मेरे जो लेखन धर्म है, मेरा जो साहित्यिक धर्म है, उसका मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, लोगों के प्रति मेरी संवेदनशीलता जगाने में मेरे साहित्य का बहुत बड़ा देखने को योगदान है। मिलती है कि प्रशासन के अधिकारी के साथ साथ आप साहित्यकार भी हैं, तो कहीं ना कुछ दिमाग में चलता रहता है यार, प्रशासनिक अधिकारी में कहीं दबाव या साहित्य को लेकर कुछ ज़्यादा दबाव इस तरह दबाव का का रहा? जो संबंध है, मैं अभी तक ऐसी कभी कोई नौबत नहीं आई कि मुझे दबाव आएगा। चाहे कितना ही बड़ा कोई भी मेरे बॉस रहे हों या शासन प्रशासन के कोई भी आदेश हों, तो जब भी कभी कोई बात ऐसी आई कि ये काम करना है, तो हमेशा व्यक्ति को अपने दो बातें होती हैं। एक बार तो व्यक्ति मस्तिष्क से सोचता है और एक बार व्यक्ति दिल से सोचता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको अपने मस्तिष्क को अप्लाई करना पड़ता है और कुछ बातें हैं जहाँ दिल को अप्लाई करना पड़ता है। कई बार अगर आपका मस्तिष्क आपको कह दे, माइंड कह दे कि ये काम करना है, लेकिन अगर दिल गवारा नहीं करे तो उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बेहद चीज़ ये ज़रूरी है कि आप उसमें असमंजस की स्थिति में नहीं होकर के, जो काम आपका दिल गवारा नहीं करे, आपकी कलम गवारा नहीं करे, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेबाकी से उसको मना कर दें। तो मैंने यही सीखा है कि जो अगर होने का नहीं है, नियम में नहीं आ रहा है, कायदे कानून में नहीं आ रहा है, या जिससे बहुत बड़े आम आदमी को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मैंने बेबाकी से उस चीज़ को, अपनी बात को उठाया है। और मेरे जो उच्चाधिकारी हैं और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि अगर काम नियमों में होगा, कायदे में होगा, तो वो कहने में, उसको करने में कोई संकोच नहीं होगा। रही बात साहित्य की, तो साहित्य का मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि मेरे रग में जो है साहित्य रचा बसा है। और उसके लिए कोई अलग से मुझे समय की या स्थान विशेष की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी मैं अपने कार्य में होता हूँ, अपने दफ्तर में होता हूँ, या मैं घर पर जब काम करता हूँ, तो अगर कोई वक्त निकलता है या वक्त चुरा लिया जाता है, तो मैं उसको, अपने साहित्य की रचना धर्मिता को मैं वो समय देता हूँ। और मुझे आज पूरा माँ सरस्वती का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि वो मेरी लेखनी में निरंतर माँ वागीशा की तरह के आशीर्वाद से उसमें निरंतर गति बनी हुई है। यहाँ मैं ये आपसे और जिक्र करना चाहूँगा कि कई बार कुछ कामों में जटिलताएं होती हैं, कई तरह की मुश्किलात होती हैं। हम जिस जॉब से जुड़े हुए हैं उसमें कई तरह के चैलेंजेज हैं। हमारा कोई फिक्स ये नहीं होती कि हम अब ऑफिस जा कर के क्या करेंगे, क्योंकि पल पल में हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। तो कई बार, और दूसरा, हमको काम अपनी नीचे की जो मशीनरी है उससे हमको काम करवाना पड़ता है। तो कई तरह का समस्याएं आती हैं। कई बार अवकाश के दिनों में, छुट्टी के दिनों में भी बहुत बड़े जो अर्जेंट काम है उसकी हमको कंप्लाइंस करनी पड़ती है। लेकिन कभी भी मुझे इस तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। मेरी जो अंदर से जो रचना धर्मिता है, उसने इतना मुझे अंदर से संबल प्रदान कर दिया है कि अब किसी भी तरह की कोई मुश्किल या विकट परिस्थिति आती है, तो हम मिलजुल करके एक सामूहिक भावना के साथ, सबको साथ लेकर के उस काम को कर लेते हैं। और लेकिन मैं, ये जो प्रशासनिक जटिलताओं की हम बात करेंगे, उन जटिलताओं से
निपटने में मुझे मेरा जो साहित्य धर्मिता या रचना धर्मिता है, उसका बहुत बड़ा चीज़ मुझे देखने को योगदान मिली मिला। है कि जहाँ प्रशासनिक अधिकारी हो आप और जिम्मेदारी भी काफ़ी रहती है जी, प्रशासन की, जी। वहीं एक साहित्य की बात हम लोग करते हैं तो कहीं न कहीं मन एक आपको कहीं न कहीं कुछ लिखने के लिए कहता होगा, तो आप कैसे समय निकाल पाते हैं इन देखिए, दोनों में? होता क्या है कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे साहित्य में बेसिकली उपन्यास विधा पे मुझे लिखना अच्छा लगता है, और कहानी भी जो मैं लिखता हूँ, मैं बड़ी कहानियाँ मैं लिखता हूँ, लघु कहानी मुझसे लिखी नहीं जाती। तो जब भी कोई पात्र आता है या जब भी कोई कोई व्यक्ति आता है, तो मुझे मेरी जो कहानी है या मुझे मेरी जो उपन्यास हैं, उन उपन्यासों के जो पात्र हैं, वो डेली मुझे मेरे आस-पास में या मेरे चैम्बर में जो लोग आते हैं, वो मुझे मिलती मिल रहती है। जाते हैं। और मैं केपी जी, सच मानिए कि मैं क्या, और भी जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, उनके साथ शायद ये सबके साथ होता होगा कि हम लोगों का एक तरह का दोहरी उसमें हम चलते हैं कि जो सामने हम फाइल को निकाल रहे हैं या मीटिंग ले रहे हैं या किसी गंभीर विषय पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक अलग हमारा पक्ष होता है। लेकिन हमारी जो अंदर से जो एक प्रवाह चलता रहता है, लेखन का प्रवाह कह दें, रचनाधर्मिता का प्रवाह बिल्कुल, करें, बिल्कुल। वो हमारे अंदर ही अंदर कहीं चलता रहता है, और वो उसमें कहीं भी कोई विराम नहीं आता। सामने से आपको ज़रूर लगेगा कि आप किसी काम में मशगूल हैं। अभी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो अब भी मेरे अंदर सरस्वती माँ के आशीर्वाद से जो मैं जिस रचना पर आजकल मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, वो कहीं न कहीं वो सूत्र उसका बना हुआ है। तो कहीं इस तरह का नहीं लगता कि दोनों एक-दूसरे में व्यवधान पैदा अगर कर हम रहे लोग हैं। सर बात करें जब आपने बताया कि आपका कहीं न कहीं जो मन है वो पूरी तरह से साहित्य में ही। आपने अब तक कितनी मैंने बुक्स अब लिखी? तक जो प्रकाशित जो मेरी पुस्तकें हैं, सबसे पहले 2016 में मेरी पुस्तक आई, पापा फिर कब आओगे। उसका पहला एडिशन ख़त्म हो गया, दूसरा एडिशन अभी अभी आ रहा है। उसके बाद मैंने जब टोंक में उपखंड अधिकारी था, तो मैंने एक उपन्यास लिखा था, रिश्तों की आँच। उस रिश्तों की आँच का डॉक्टर अजीजुल्लाह शिरानी हैं टोंक की, उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया, अनुवाद किया। उसके पश्चात में टोंक एसडीओ रहते हुए वसीयत एक उपन्यास मैंने लिखा। वसीयत की जो पृष्ठभूमि है, वो पिता पुत्र के आपसी संबंधों पर जो है आधारित है। वसीयत उपन्यास के बाद में मेरा पदस्थापन सरवाड़ हो गया, अजमेर ज़िले में। मैंने वहाँ नियति चक्र उपन्यास लिखा। उस नियति चक्र नॉवेल का जो ट्रांसलेट है, यानी कि उसका अनुवाद है, वो अजमेर केकड़ी की बाल साहित्यकार हैं विमला नागला जी, उन्होंने बगतरो फेर करके उसका राजस्थानी भाषा में उसका अनुवाद किया। उसके बाद मेरा एक नया उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, ये कैसा रिश्ता। ये कैसा रिश्ता की जो पृष्ठभूमि है, वो पूरी पहाड़ी पृष्ठभूमि पर आधारित है, और उसका जो अनुवाद है, वो मराठी भाषा में और गुजराती भाषा में उस ये कैसा रिश्ता का अनुवाद हो चुका है। मराठी भाषा में जो अनुवाद किया है, वो अजमेर की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर नीलिमा तिग्गा, और गुजराती में गुजरात की साहित्यकार हैं प्रभा पारिक, उन्होंने उसका अनुवाद किया है। तो अभी लमसम कितनी कितनी आपने बुक्स लिख चुके होंगे अब मैं तक? अभी तक 5 मेरे उपन्यास आ चुके हैं, 1 कहानी संग्रह आ चुका है। इसके अलावा पत्र विधाओं पर हम पिछले 2018 से हम काम कर रहे हैं। तो पत्र विधाओं पर जो आधारित है हमारी जो पुस्तकें हैं, अलग-अलग विषयों पर, वो 11 पुस्तकें अब तक आ चुकी हैं। उन पुस्तकों का हमने और हमने संपादन किया। देखने को मिला है कि कहीं न कहीं जब एक लेखक जब कुछ लिखता है तो उसके प्रिय कहीं न कहीं एक बुक्स होती है, तो आपकी कोई इस तरह की बुक्स हैं? किसी एक बुक्स का तो नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। कोई बुक नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा जो प्रिय, जो पसंदीदा जो लेखक हैं, वो मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। उनकी मैंने अनेक रचनाओं को, उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों को मैंने पढ़ा, तो वो मुझे बहुत एक तरह का प्रेमचंद मेरे प्रिय ये लेखक देखने को हैं। मिलता है जी। कि जब कहीं न कहीं अपन जब अच्छे लेखक बन जाते हैं, तो जब छोटे स्तर के लेखकों को देखते हैं, तो कहीं न कहीं आप उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, बहुत ही बेबाकी से मैं कहूँगा कि ये एक भ्रम बन चुका है साहित्य जगत में कि कोई छोटा लेखक है, कोई बड़ा लेखक है। मैं ये कदापि नहीं मानता, ना तो कोई छोटा लेखक होता है, ना कोई बड़ा होता है। जिसके ऊपर माँ बागीसा का वरद हो हस्त हो गया, जिसको उसने कलम पकड़ा दी और जिसकी लेखनी चल पड़ी, वो अपने आप में एक तरह का रचनाधर्मिता है, उस रचनाकार है। हाँ, जो नए लेखक हैं, जो युवा लेखक हैं, मैं हमेशा उनको हर मंच से मैं ये उनको कहता आया हूँ कि आपको अपनी एक जो ओरिजिनलिटी है,
यानी कि आपका एक मूल जो स्वभाव है किसी भी राइटर को, उसको नीक होना चाहिए। ये कभी भी उसको नहीं आना चाहिए कि मैं उसकी देखा देखी उसके जैसा लिखूं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग उसकी विशिष्ट पहचान है। वो मैं उनको कहता हूँ। दूसरा, मैं ये भी उनको कहता हूँ कि कभी भी इस बात से उनको निराश नहीं होना चाहिए कि उनकी रचना कहीं छपी या नहीं अच्छा। छपी। छपने के अलग मानदंड हैं, किसी भी रचना के पुरस्कृत होने के अपने अलग मानदंड हैं, स्टेज पर उसको सम्मानित किए जाने के उसके अलग मापदंड हैं। हाँ, इतना मैं ज़रूर उनको हमेशा कहता आया हूँ कि अपनी जो लेखनी है, अपनी जो कलम है, उस कलम को केवल अपनी खुशी के लिए नहीं चलाएं, बल्कि आपकी लेखनी से जो निकला जो अमोल जो शब्द है, जिसके लिए आपको सरस्वती माता ने यहाँ भेजा है, तो वो आपकी लेखनी में इस तरह की बरकत होनी चाहिए कि समाज की सेवा के लिए, समाज को दिशाबोध दिलाने के लिए, समाज में अच्छाइयाँ पैदा करने के लिए आपकी कलम का इस्तेमाल हो, ना कि आपकी कलम कोई इस तरह के उससे शब्द निकल जाएं जिससे कलम दूषित होती हो। मैं हमेशा लेखकों को यही मेरा एक देखने को संदेश मिला कि होता है। काफ़ी लेखक हैं और काफ़ी साहित्यकार हुए हैं, लेकिन उनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो पाती। क्या कारण रहता है? प्रकाशित होने के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो मैं फिर बेबाकी से कहना चाहूँगा कि आज के दौर में सबसे बड़ी जो एक हम लोग चर्चा भी करते हैं, एक एक समस्या भी आ चुकी है कि आज लेखकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और पाठकों की जो संख्या है वो घटती जा रही है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए अपनी लेखनी में कलम में धार लाने के लिए ये बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है कि आपको पहले उस विषय की विषय वस्तु को पढ़ना पड़ेगा। उस चीज़ को आपको जब तक आप पढ़ करके आत्मसातीकरण नहीं करेंगे और आपके दिल के जो तार हैं वो झंकृत नहीं होंगे, तो वो रचना सही नहीं आ पाएगी। महज एक तरह का वो ये हो जाएगा कि पुलिंदा हो जाएगा शब्दों का, कागज़ों का। तो आपको उसको जीवंतता प्रदान करनी है, उस रचना में आपको जीवन डालने के लिए इस तरह का आपको प्रयास करना होगा कि पहले उसको आप अधिक पढ़ें और अधिक पढ़ने के बाद आप अधिक उसको लिखें, और उसके बाद जो आपकी रस। और एक बार मैं आपको और कहना चाहूँगा कि एक बार लिखने से नहीं होता। आपको जो आप लिखते हैं, तो लिखते वक्त आपको उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि हमने 12-12, 13 बार उस चीज़ को लिखा है, फिर उसको फाड़ा है, क्योंकि जब तक आपको स्वयं को उससे संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आम जो पाठक है, वो कैसे उसको समझ पाएगा। तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है कि प्रकाशित नहीं होती, उसके लिए हमें एक तरह का उसको हमको आग में तप करके, जो कहते हैं ना सोना तप करके ही तो उसको अपनी वो पूरी तपन देता है, तो इस तरह से ये प्रत्येक लेखक के ऊपर भी लागू होता है। और आप तो प्रकाशन होने की बात करें, मैं तो ये कहूँगा कि प्रकाशन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है। खाली रचना आपने प्रकाशित कर दी और वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो रचना लिखी, उस रचना को कितने लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद कितने लोगों को कितना सालों तक याद रहती है, वो एक लेखक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज मुंशी प्रेमचंद की आप बूढ़ी काकी 1981 है, 1921 के आसपास के दरमियान लिखी गई है, लेकिन आज भी उसको पढ़ने वाला जो पाठक है, वो किसी भी उम्र का है, किसी भी वर्ग का है, आज भी उसमें वो वही धार है। तो वो इस तरह का लेखन प्रत्येक लेखक को नाम करना से भी चाहिए। ये आपका कुछ प्रकाशन हुआ था। पाती है, हमने पूरे 2018 से एक अलग ही पूरी हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चला रखी है। पत्र विधा पे हम लोग काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ हैं डॉक्टर मीना सिरोला, जो अभी मनस्ली विद्यापीठ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो और हम दोनों, हमने एक विचार बनाया कि आज जो मानवीय संवेदनाएं तार तार हो रही हैं, एक घर में हम 4 अगर मेंबर्स हैं, उनके बीच में कई कई परिवार तो ऐसे हैं कि उनको हफ्ते हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते। एक संवादहीनता का एक दौर पूरे समाज में, आज राष्ट्र में आ चुका है। तो उसके मूल उद्देश्य को हम ध्यान में रखते हुए जो लुप्त होती पत्र लेखन विधा है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको गर्व की अनुभूति मुझे होती है बताते हुए कि आज हमारा एक पाती परिवार इतना बड़ा है कि हजारों की तादाद में लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और सबसे अहम बात इस मुहिम की है कि पूरे हिंदुस्तान भर के 200 से भी अधिक जो स्कूल हैं, उन स्कूलों के 20,000 से भी ज़्यादा स्कूली बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। और मैं उन माँ बाप को और उन लोगों को हम एक चैलेंज देते हैं खुला, कि जो ये कहते हैं कि आज के बच्चे कुछ नहीं जानते, वो भावना सुननी है, लेकिन अगर उनको देखना है कि बच्चों में कितनी बड़ी भावनाएं हैं, तो उन बच्चों के लिखे हुए पत्रों को आप पढ़िए। बच्चों की पत्र नाम की एक पुस्तक है, जिसमें 91 यानी 91 पत्र हैं। इसके बाद अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं, हमने अभी लिख दी पाती बाबुल को,
हिंदुस्तान भर की 8,000 बेटियों ने हमें पत्र लिखे अपने पिता के नाम। उनमें से हमने अंतिम रूप से जो चयन किया वो 181 पत्रों का किया है। तो उन पत्रों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कहीं न कहीं उनमें बहुत असीम संभावनाएँ हैं, भावनाएँ हैं। तो अब तक हमने 19 विषयों पर, अलग-अलग विषयों पर हमने पत्र लिखवा दिए हैं और लिखवाने के बाद उनका 11 पुस्तकें हमारी पत्र विधा पर प्रकाशित हो इस चुकी वीडियो के हैं। माध्यम से जो नवयुग लेखक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर आप अपना रास्ता स्वयं तय करें और जितने लोगों के बाद आप जाएँगे, उसमें आपको अलग-अलग लोग अलग-अलग तरह की राय देंगे और लेखन का काम कभी भी ये नहीं मान के चलें कि आप लिख रहे हैं। अगर आपके ऊपर माँ बागीसा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, तो ही आप अपने कलम बढ़ा पाएँगे और अगर आपकी 2-4 पुस्तकें छप जाती हैं, तो कभी ज़िंदगी में ये गुमान नहीं करें कि ये मेरी पुस्तकें हैं, बल्कि ये है कि आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा थी, आपने उसको लिखा और कभी नकल नहीं करें। कई बार क्या होता है कि हम नकल करते हैं दूसरे की देखा-देखी, जैसे कोई इश्तहार आया कि लघु कथा भेज दो, फिर इश्तहार आता है कि गज़ल भेज दें, फिर आता है कि लंबी कथाएँ भेज दें, उपन्यास भेज दें। तो एक समय में अगर आप लिखते हैं, तो आपका पूरा मनसा वाचा कर्मणा पूरा का पूरा वहाँ पे केंद्रित होना चाहिए। अगर आपने अलग-अलग अपनी एनर्जी को लगाया, अपनी लेखनी को अलग-अलग विधाओं में आपने अगर एक समय में किया, तो फिर आपकी जो वो जो धार है, वो धार अच्छी नहीं आ पाएगी। एक समय में एक विधा को आप लें, अगर आप कविता लिख रहे हैं, तो कविता पे ही काम करें उस समय। अगर आप कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी पर ही काम करें। उपन्यास है, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसी पर आप काम करें। मेरा जो उपन्यास है, मैं एक उपन्यास लिखने में मुझे 1.5 साल लगता है और मैं तब तक कुछ और काम नहीं करता। जब तक वो उपन्यास पूरा नहीं हो जाता, छप नहीं जाता, बाहर मार्केट में नहीं आ जाता, तब तक मैं दूसरी चीज़ के बारे में सोचता नहीं। क्योंकि आप केवल लिख नहीं रहे हैं, आपकी कलम नहीं चल रही है, बल्कि एक लेखक के अंदर उतने तमाम पात्र वो जीवित होते हैं, जिन पात्रों को लिख रहा है, जो पात्र वो गढ़ रहा है अपनी कागज़ में, उन पात्रों को उसको स्वयं को जीना पड़ता है और उसी तरह से उसको सोचना पड़ता है। ये तभी संभव होगा जबकि हम एक समय में केवल एक विधा की तरफ काम करें और बाकी लिख करके सब माँ शारदे पर छोड़ दें। अगर आपकी उसमें बरकत होगी तो बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे, लोगों में अच्छी उसकी उपलब्धता रहेगी। तो ये मैं जो नवीन लेखक हैं, नए लेखक हैं, उनको कहना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ में थे डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी, जिन्होंने बताया कि वास्तव में किस तरह से नया लेखक अगर सामने आता है तो वो पूरी तरह से उसमें लग कर लिखे। और हम लोग आज बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जी, कि धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हैं और आपने नवयुवक लेखकों को कहीं न कहीं कोई संदेश दिया।